दैट इज रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स। ये उन कंडीशंस में आता है जिनमें एक पावरफुल पैटर्न ब्रेक होता है, और पावरफुल पैटर्न ब्रेक होता है और फिर बाद में वही पैटर्न रिपीट होकर मार्केट में बन जाता है। एमएमसी का मतलब है गाइस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट। इसको मैंने ही बनाया, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली बेंडिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स ये सिर्फ बेंडिंग के अंदर ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसको आफ्टर इफेक्ट्स क्यों बोला जाता है, कि इसको कैसे आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग बोलते हैं, और ये काम कैसे करता है। दिमाग हिल जाएगा देख के अगर ये चीज़ समझ ली तुमने। पता लग जाएगा कि कौन सा हैमर असली है, कौन सा हैंगिंग मैन असली है, कौन सा बुलिश जो है पैटर्न या बेरिश पैटर्न इन्वर्टेड हैमर असली है। या ये बेसिकली एक टॉपिक है, टीबीसी के अंडर आता है ये, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, टीबीसी, ट्रेंड भाई किसी के बस की ना, ये अपने पेड कोर्सेज में अपने आप ये चीज़ रिसर्च करके बताने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें लाइव में फ्री में बता रहा हूँ, तो थोड़ी इज्जत दिया करो, शांत रहा करो, बस मेरे लिए वही इज्जत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक कर रहे हो तुम, कितने नहीं कर रहे। मैं बोलता भी नहीं हूँ बार बार, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी समझ आ रही है, मेरी भी चीज़ रिपीट हो रही है, मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा हूँ। तो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का ये है रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स। ये बेसिकली वहां पर बनता है जहां पर मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अपने आप को एकदम से उठाने जा रही है, लेकिन वो क्या करती है, पहले उसको फेल करती है, फिर अपने आप को लेके जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है हैमर आफ्टर इफेक्ट्स में। ध्यान से समझना, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबसे फेलियर पैटर्न्स में हैमर ही आता है, सही बताऊं तो और फेल बहुत होता है। लेकिन तुम मेरे नजरिए से देखोगे तुम्हारा हर हैमर काम करेगा, लेकिन पहले वो एक बार काम करना चाहिए। ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है, इसके अंदर जो हैमर कैंडल होती है ना, सबको पता है हैमर कैंडल कैसी होती है। हैमर कैंडल बेसिकली एक इस तरीके से कैंडल होती है। ठीक है, इसके नीचे से वीक होती है, यानी कि ये एक, आप कह सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप का एक एग्जांपल है। लिक्विडिटी स्वीप का एक एग्जांपल होता है ये। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ आप यस और नो करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये, सच बताओ। जिसको नहीं पता लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है, स्वीप स्वैप क्या होता है, कौन सी कैंडल होती है चार्ट पे जो नजर आती है, ये नहीं पता चार्ट पे कौन सी कैंडल नजर आती है, तो यस और नो करके मुझे बताओ। मैं पूल कर देता हूँ, फिर देखता हूँ, मैं पूल कर देता हूँ, रुको, तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, चलो जल्दी से करो। ब्रो बाइनरी इज जस्ट गैम्बलिंग, टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है यार। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कहां पर, रेडी फॉरवर्ड कैश में, यानी कि डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैश ये वो पैसा है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है। ये पैटर्न हमारे लिक्विडिटी स्वैप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अगर कैश, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट का पैसा यूज करा एसेट्स को खरीदने के लिए,
कौन से एसेट्स? ये सामने आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एसेट्स, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, स्वीपिंग करना। इस कंडीशन में जो हमारा पैसा होता है बैंक का, जो हमारा बैंक का पैसा होता है, सारी चीजें मारू बोझू से शुरू होती हैं। इस कंडीशन में हमारा बैंक का जो पैसा होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। हम किसी चीज को मार्केट में खरीदते हैं तो हमारे मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में हमें इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर दर्शाती है। लिक्विडिटी स्वीप हमेशा बाइंग प्रेशर दर्शाती है, दिखाती है। ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है। जितनी लंबी शेडो होगी, जितनी लंबी नीचे की लाइन होगी, उतना लंबा लिक्विडिटी स्वीप होगा, उतनी ज्यादा बुलिश पावर होगी। लेकिन अगर यहां पर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इफ, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इफ प्राइस फ्लक्चुएट व्हेन, अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस करते वक्त, कोई सा भी प्रोसेस कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो अगर यहां पर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, या तो स्वीप करते वक्त लिक्विडिटी की, या स्वैप करते वक्त, इस कंडीशन में मार्केट की डायरेक्शन बहुत तेजी से किसी एक जगह पे जाना शुरू कर देती है, यानी कि मार्केट ब्लास्ट, जिसे हम लोग मार्केट क्रैश के नाम से बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इलिक्विडिटी। और इस कंडीशन के पैदा होने के बाद सेंट्रल बैंक क्या करता है? अपने रेट घटाना शुरू कर देता है। अपने रेट घटाना शुरू कर देता है। रेपो रेट कम कर देगा वो अपना। रेपो रेट यानी कि जिस रेट से, जिस इंटरेस्ट रेट से वो बाकी बैंक्स को लोन देता है, उस रेट को कम कर देगा, ताकि लोग जाके बैंक में पैसा जमा करें, पैसा लें, और पैसा लेने के बाद वो स्टॉक वगैरह, ये कमोडिटीज, ये एसेट वगैरह खरीदने शुरू करें। इससे जो क्रैश हुआ है उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा तब होता है। तो इलिक्विडिटी होती है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क के अंदर रखते हैं। लिक्विडिटी रिस्क। तो जब भी आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि एकदम से किसी बड़े प्लेयर ने, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारा एसेट बेचा होता है मार्केट में, और उससे एकदम, ये तभी हो सकता है, ऐसा क्रैश तभी आ सकता है व्हेन देयर इज ए इवेंट, और वो इवेंट ऐसा हो जो उस पूरी स्टॉक मार्केट के लिए, यानी कि पूरी उस कंट्री के लिए सबसे बड़ा हो। जैसे इलेक्शन का डे, नीचे, फिर भरपाई हुई, तक 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 करके फिर वहीं पहुंच गई। और ये भरपाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है। और ऐसी जगह पे जब भरपाई हो जाती है, यानी कि जैसे मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो किसी कंट्री की, और एकदम से किसी इवेंट ने उसे नीचे गिरा दी हो, तो उसकी जब भरपाई होने के बाद वापस वो इसी ट्रैक पे आती है, ये जो ट्रैक होता है, इस चीज को बोलते हैं एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसीलिए बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज मार्केट है, क्योंकि उसको कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कोई। इसीलिए हमारी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। ये उन्हीं मार्केट्स में हो सकता है जिनमें एक सेंट्रल बॉडी सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। इसीलिए किसी भी स्टॉक की वैल्यू, किसी भी बड़ी उसकी वैल्यू इतनी जीरो नहीं हो सकती, वापस घूम के वापस आ जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ इस सेंट्रलाइज सिस्टम। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। अगर 15,000 से 75,000 डॉलर चला गया ना, वो 15,000 आ गया, 15,000 में पड़ा हुआ, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। उसे वही उठा पाएंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे। कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है ना। कोई ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टर उसने डाल दिया, वो उठ गई। कोई दुबई का इन्वेस्टर उसने डाल दिया, उठ गई। ऐसा तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंड स्वैप। समझ आया? अब जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो इन कैंडल्स के फेल होने के भी चांसेस होते हैं। जब ऐसी कैंडल्स फेल होती हैं
तो यहां पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताता हूं, अगर ये समझ गए तो अगर मान लो मार्केट में हैमर बना था, ठीक है, मार्केट में हैमर बना था ऐसे करके यहां पर, तो यहां पर मार्केट में हैमर बनने के बाद अगली कैंडल यहां रेड बन जाती है ऐसे करके, और फिर बाद में अगली कैंडल और रेड बन जाती है और इस हैमर को खत्म कर देती है, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमें ऐसा लगता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, एक ग्रीन कैंडल दोबारा यहीं से बनती है एग्जैक्ट यहां से और बिल्कुल यहां पर चली जाती है ऐसे करके। ये अपने लो को क्रॉस करने के बाद होता है। अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें एक हैमर ही नजर आएगा और वो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही होता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर आफ्टर, यहां पोजीशन एंड बूम। ये बेंडिंग्स में होता है, मार्केट बेंड हो रही होती है तब ऐसा होता है, समझ आया। इसी तरीके से रेड होता है। अभी यहाँ दो कैंडल है, अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ उसमें दूसरा वाला, कि कभी कभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको कैसे दिखेगा कि हैमर बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका लो क्रॉस नहीं करा अभी। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई लेकिन फिर ऊपर चली गई, ऊपर जाके फिर ये हैमर बना दिया, बस। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता हैमर आफ्टर इफेक्ट्स का। हैमर अपने आप को ही क्रिएट करता है आफ्टर फेलिंग इट्स ओन लॉ, और फिर बाद में मार्केट में मूव आ जाता है। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर होते हैं, इसी तरीके से आपके शूटिंग स्टार होते हैं, सेम। समझ आया, समझ आया सबको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हैमर आफ्टर इफेक्ट्स काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइव दिखाता हूं मैं तुम्हें, लाइव दिखाता हूं मैं तुम्हें लाइव। ये देखो, ऐसे मान रहे होगे तुम, ऐसी थोड़ी बनाई हुई मैंने कॉन्सेप्ट। ये हैमर है, हैमर का लॉ क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते बुलिश एनगल्फिंग बन गई, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई, इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इससे पावरफुल पैटर्न नहीं बन सकता फिर। क्यों? अब ये बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न जो है ये हैमर ही छुपा हुआ है इसके अंदर। देखो मैं इसको कंबाइन करके, ये मैंने ग्रीन कैंडल ली, ये मैंने, यू कैन सी, और ये दोनों हिस्से हो गए लिक्विड, क्योंकि ये बिक चुका है मार्केट में हिस्सा, ऊपर से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये बच गया, और ये बन गई मेरे पास एक ग्रीन बॉडी, और मैंने लाइन इसमें कर दी ऐड, एंड नाउ आई हैव दिस हैमर। और ये हैमर कहाँ बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है। मजा आया देख के? मतलब बननी चाहिए, बननी तो चाहिए टेस्टिंग। जैसे यार ईआरसी किस किस को पता है क्या होता है? नहीं पता? गूगल करोगे तो फिर लाइव स्ट्रीम से हटा दूंगा। ठीक है, ओके, चलो तुम्हें ईआरसी के बारे में बताते हैं। देखो, इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी इस कैंडल पे, इस कैंडल से। ये जो हमारी कैंडल थी ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, बॉटम तो है ही हमारे पास, ऐसी और ऐसी, ठीक है, ये दो कैंडल्स थी हमारे पास जिससे हमारे अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। ऐसी कैंडल को ना हम लोग ईआरसी कहते हैं। कैसी? ईआरसी क्या कैंडल होती है पहले समझो। ईआरसी एक ऐसी कैंडल होती है जिसको हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ई आर सी, ईआरसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल।
अब ये क्या होती है? ये वो कैंडल होती हैं जिनकी बॉडी 80% तक भर जाती है सेंटर से, जिनकी बॉडी 80% भर जाती है। जैसे कि मैं बात करूं अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की, तो अगर ये ग्रीन कैंडल की लाइन है, ये इसका 50% है, तो 50% से अगर ये ऊपर की साइड भर जाती है 80% तक, तो इसको हम लोग ईआरसी कैंडल कहते हैं। इसको हम लोग ईआरसी कैंडल कहते हैं। जैसे इस विक की पूरी लेंथ 100% है, ठीक है, तो यहाँ तक 80% इसकी पूरी हाइट है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, ईआरसी कैंडल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल होती है ट्रेंड में, ठीक है। इनके फेल होने के चांसेस सिर्फ 18 से 28% होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अवेयरनेस कैंडल की तरह होती है, बिल्कुल सही बोला। तो इनके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि ये उन तरीके के, इनको दूसरी भाषा में, जो ग्रीन कैंडल होते हैं दूसरी भाषा में इन्हें पार्शियल हैमर बोला जाता है। पार्शियल हैमर होता है इन्हें, ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट है, इन्हें पार्शियल हैमर बोला जाता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न्स होते हैं ये मार्केट के बनते ही बॉटम पे हैं। सबसे बॉटम पे कैंडल मिलेंगी तुम्हें। अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो तुम्हें कैंडल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तब मिलेगी। टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना, कैंडल्स को कंबाइन करोगे तब जाके तुम्हें नजर आ जाएगी, छुपी हुई होगी उसके अंदर अगर होगी तो, और मार्केट वहीं से बूम मारेगी। इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। लेकिन इसका मतलब एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये नहीं है कि इनकी बॉडी 50% से ऊपर बढ़ जाती है, नहीं। ये तो एक्सटेंडेड वॉल्यूम कैंडल हो गई, यहां रेंज की बात हो रही है। भाई ट्रेडिंग की दुनिया में रेंज का मतलब होता है टाइम। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब ये होता है कि ये कैंडल बनती है इस तरीके से। अगर यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, ग्रीन वाली स्पिनिंग टॉप, पहले ध्यान से समझो, एक स्पिनिंग टॉप ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, उसके साथ एक और ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी इस तरीके से साइज होता है, ऐसे करके। तो ये क्या करती है, ये इस कैंडल का टाइम बनने से पहले इसके अंडर में ही क्लोज हो जाती है। ऐसा तब होता है, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड रेंज कहते हैं, क्योंकि ये इस कैंडल का टाइम बचा देती है। इसको बनने से पहले यही सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, और ये होता ही बड़े टाइम फ्रेम पर है, पहले इसका कॉन्सेप्ट ही बड़े टाइम फ्रेम पर यूज होता है। यहाँ कभी कभी क्या होगा, ऐसी कैंडल भी तुम्हें नजर आएंगी, इन दोनों कंबाइन करोगे तब भी एक ईआरसी निकलेगी, तब भी एक ईआरसी निकलेगी कैंडल। दिखाऊं? अगर मान लो मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा ना, तब भी ये एक ईआरसी कैंडल ही बन के बाहर आएगी। अगर ये ईआरसी नहीं भी होती तब भी ऐसा ही होता है इसके साथ। जैसे ये एक नेगेटिव ईआरसी है, इन दोनों कंबाइन कर दो, स्पिनिंग टॉप है, दोनों कंबाइन कर दो, नेगेटिव ईआरसी निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पर भी नहीं, ये देखो, बहुत पावरफुल कैंडल होती है, और ये इतनी इतनी आसानी से बनती है। दोनों कंबाइन कर दो तुम्हें वही दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं जब ये टाइम कम करती है और मूवमेंट ज्यादा लाती है। इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर तो ये बनी ही हुई है ऑलरेडी, टाइम कम करती है और मूवमेंट ज्यादा लेके आती है। ये तब होता है इसके साथ, ईआरसी कैंडल तभी बनती है हमारे पास। ये भी एक ईआरसी ही है। अगर मैं देखो तुम्हें ऐसे कंबाइन करके दिखा दूं, स्पिनिंग टॉप के साथ होता है ये सारा का सारा। तो स्पिनिंग टॉप का यूज इस तरीके से भी किया जाता है। इसी तरीके से रेड एरिया होते हैं। अगर मैं तुम्हें रेड कैंडल के बारे में बताऊं, जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, जैसे ये तो चलो ये हो गया। इसी तरीके से ईआरसी दूसरी होती है जो रेड रेड होती है, ठीक है, उन्हें नेगेटिव ईआरसी कहते हैं। कहते तो वो भी वही है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बियरिश ईआरसी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर नेगेटिव ईआरसी का मतलब होता है कि यहाँ पर कैंडल इस तरीके से नजर आएगी, सेम। ये भी अपने पूरे साइज का, जो इसका 100% होता है, उसके 80% रीजन तक ये अपने आप को क्लोज कर देती है, ठीक है। सेंट्रल एरिया से करती है और ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये भी एक नेगेटिव ईआरसी है। इसमें भी यही होता है कि मार्केट में हमें ऐसी कैंडल देखने को मिली स्पिनिंग टॉप जैसी, और उसके बाद हमें कैंडल देखने को मिली यहां से मार्केट में इस तरीके से, एक स्पिनिंग टॉप और एक शूटिंग स्टार मिलके एक ईआरसी कैंडल बनाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, क्योंकि इसके बाद जो मूव आता है वो बहुत काफ़ी होता है, वो लोगों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि रिवर्सल एरिया क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद अगली कैंडल की विक बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आसानी से विक बनती नहीं है। बनेगी तो इस ईआरसी के अंडर में ही रहेगी, जिसे हम लोग पर्शिंग बोलते हैं। बस पर्शिंग क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा पीछे नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। ये होती है ईआरसी कैंडल। समझ आया सबको? अब एक चीज़ और सुनो, ईआरसी कैंडल बेसिकली इकलौती भी होती है और ये बन के भी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो ये आपको दूसरी कैंडल मिल रही है, यानी कि जो ये वाली कैंडल है जो शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है, इसका भी नाम है ईआरसी, सबसे आखिरी में बनती है। ईआरसी बनती है बेसिकली एनआरसी से, ईआरसी बनती है एनआरसी से। एनआरसी का मतलब होता है नैरो रेंज कैंडल। नैरो रेंज होती है जितनी भी आपकी शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैमर जिनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है, वो होती है नैरो रेंज कैंडल। तो इसके अंदर बेसिकली ये सेकंड कैंडल जो होती है ना, जो ईआरसी बनने में हेल्प करती है, ये वो होती है नैरो रेंज। इसके बाद इतनी पावर नहीं होती, इसलिए ये क्या करती है, भूत की तरह काम करती है, भूत की तरह काम करती है। ये भूत है और ये बॉडी है, स्प्रिंग टॉप बॉडी होती है, ये भूत होती है। ये तभी काम करेगी जब इसके साथ स्पिनिंग टॉप होगा। तो ये इकलौती एक नैरो रेंज बनती है, यानी कि कमजोर होता है, इसके पास कमजोरी होती है, आसानी से नहीं होती, है ना। अब तो मैं दिखाता हूँ ग्राफ पे, ये देखो, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और ये देखो, ये काम करेगी तो किसी और कैंडल के साथ काम करेगी, इकलौती नहीं कर सकती, इसे कंबाइन करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे करके, तभी जाके ये एक ईआरसी बनेगी और इकलौती कैंडल एक एनआरसी बोली जाएगी। इसको हम एनआरसी इसलिए बोलते हैं। और ये बेसिकली पता है कहाँ मिलेगी, टॉप पे मिलेगी, टॉप पे, सेंट्रल एरिया पे मत ढूंढना इसको, डब्लू के नेक पे मत ढूंढने लग जाना, टॉप पे मिलेगी, बिल्कुल टॉप पे जाके, जो टॉप होगा वहां पर जाके देखने को मिलेगी। जैसे ये देखो, ये नहीं है, ये एक एनआरसी है, एक सॉरी ईआरसी कैंडल है ये, इसमें तो बॉडी है ना भरी हुई 80%, लेकिन यहाँ नहीं बनी हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो ये पता है तुम्हें हेल्प करेगी कैंडल्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये देखो यहाँ पर, ये कमजोर हो जाएगी अगर इसके साथ कोई भी एक और कैंडल नहीं होगी, इसलिए देखो नीचे गिरी फिर वहीं तक आ गई। लॉस नहीं करेगी वो अलग बात है, लॉस नहीं करा, लेकिन रिवर्स तो कर गई ना यार, रिवर्स नहीं करनी चाहिए थी मार्केट। ऐसा ही होता है। ऐसे ही देखो इसके साथ है, नीचे आई लेकिन फिर यहाँ तक रिवर्स कर गई। तो एनआरसी में और ईआरसी में यही फर्क है। बहुत सारी कैंडल्स होती हैं ऐसी, मतलब है, सही है, कई सारा एरिया क्रिएट होता है और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है। ऐसी आपकी होती है डब्ल्यू आर सी, वाइड रेंज कैंडल, वो अलग होती है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, अभी यहाँ तक समझ लेना। आधे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है ये क्या चल रहा है, इसलिए यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है। इसका कोई कोर्स नहीं है अभी। ईआरसी इथीरियम का टोकन होता है, इथीरियम का टोकन नहीं होता, इथीरियम का नेटवर्क होता है। ERC20 इथीरियम का ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। ERC721 एनएफटी का है। ई आर इथीरियम एनएफटीज जो होती है ना उसका। आज का टॉपिक अभी मैंने बताया नहीं है, दूसरा दूसरा टॉपिक है फेक आउट पता करने का। मुझे पता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे उसका इंतजार कर रहे हैं। उससे मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, काम आएगा, हो जाएगा यहाँ पर कल वाला जंगल।
कई सारे, और जाने वाने के लिए भी गाड़ी से मारता हूँ इसमें। यानी कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, उसको नॉक करने से पहले सीधे तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब यहां पर मैं मुक्का लेने की कोशिश करूँ तो इसे लगा कि मैं टूटने वाला हूँ, और इसने अपनी चीज क्या कर ली, अपने आप को मान के चलो कुछ ऐसी चीज कर ली कि ये पहले ही बंद हो गया, जबकि टूटने वाला था ये बाद में। तो यहाँ फेक आउट होता है, इसको बोलते हैं फेक आउट। जब लोगों को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट में यहाँ से घुसना चाहिए, इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग, बॉट वॉक मैं इसको बोलता हूँ। एमएमसी के बॉट वॉक के कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज कॉल्ड फेक विदाउट नॉक। कैसे, अब समझना तुम कौन सा, मजा आ जाएगा तुम समझना। अरे यार ऐसे ही मान रहे हो तुम। अ, जैसे मान के चलो मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है। तो ये मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं। ये मार्केट का सबसे बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि ऊपर से। अब मार्केट क्या करेगी, नीचे अगर आती है तो वो सीधे ऊपर नहीं जाती, वो पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है नीचे का, फिर बाद में ऊपर आती है, और फिर बाद में नीचे आती है। तो ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि आसान भाषा में डब्ल्यू के अंदर छोटा डब्ल्यू। और जब मार्केट इसको, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा वाला है, ये माइनर वाला है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए आपको हटा देता हूँ, माइनर समझ के चलो बस इसको, ठीक है। तो मार्केट नीचे आती है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की बजाय वो ऊपर जाती है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्रॉस करती है, और फिर यहां पर लाइन बना देती है, जाती है ऊपर, ऐसा लगता है ऊपर चलेगी, बड़ी सी बॉडी बन गई, और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है। कभी कभी इसकी बजाय वो ऐसे पैटर्न बनाएगी, बड़ी सी ग्रीन बॉडी और फिर एक रेड बॉडी, ऐसा ही बना देगी। तो सेम है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तुम्हें सेम ये स्ट्रक्चर देखने में, ये रेड बॉडी, ये ग्रीन बॉडी, इन्वर्टेड हैमर, और फिर बाद में यहां से नीचे आ जाएगी। इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग। नॉक नहीं करती वो, अपने आप को वहां रखती नहीं है, सिर्फ लाइन बना के आ जाती है वापस। जबकि तुम देखोगे आई, लेकिन फिर वापस चलेगी, इसका मतलब भी रिजेक्शन होता है। ट्रेडिंग की भाषा में इस चीज को हम लोग रिजेक्शन कहते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट नॉकिंग बोलता हूं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस बता रहा हूं मैं, रिजेक्शन बोलते हैं इसको। और फिर बाद में ये रिजेक्शन अगर नीचे आती है, और ये इफ इट इज फेल, अगर ये फेल कर जाए अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, यानी कि अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये फिर क्या करती है, यहां पर ये सेम वही पैटर्न बनाएगी जो ये यहां पर बनाएगी इस छोटे डब्ल्यू के बॉटम्स पर। ये दोनों पैटर्न्स रिपीट होंगे इस जगह पर, और अगर यहां पर ये पैटर्न रिपीट हो गए, अगली बार जब ऊपर जाएगी तो इतनी बड़ी कैंडल बनाएगी कि दोबारा नीचे आने की नहीं है। देन मार्केट बूम, कितना, जितना मार्केट ऊपर से नीचे गिरी थी वहां तक चली जाएगी। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, वो वही है, और जो बॉटम हम लोग देख रहे थे वो वही बॉटम था। इस पूरे एरिया में जो रियल ब्रेकआउट होता है वो ऐसे पता चलता है, दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। तो यहां पर क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट पे तब ले सकते हैं, अगर हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी ही है तो तभी हम ले सकते हैं, और वो रनिंग कैंडल पे ली जाएगी, क्योंकि उसमें रनिंग कैंडल बहुत ज्यादा रियल होती है। और ये रनिंग कैंडल स्पेशली कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं होती, यहां पर 95% चांसेस हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ही बनेगी। आईएफसी, आईएफसी का मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो होती है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मार्केट में एक छोटी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो पूरे ट्रेंड में अभी तक बनी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग ट्रेड लगाने लग जाओगे, डेट्स वाई। यही वो चीज है मैं आपको जो बार बार यहां पर समझा रहा था। यू कैन सी लाइक दिस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये पहला चेंज ऑफ करेक्टर करा, लेकिन अपने ही ब्रेक को करने की बजाय ये अपने आप को नीचे लेके आ गई। दिस इज अ रियल ब्रेकआउट।
वैसे तो ये भी है, लेकिन ये इसका है, इसका नहीं है। अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था भाई? मेजर वाला पहला ये था, दूसरा मेजर ये था। दूसरे मेजर को मार्केट ने डायरेक्ट बड़ी सी ग्रीन कैंडल से क्लोज करा। और एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, निफ्टी में देता हूं तुम्हें एग्जांपल, और बताओ। साफ एग्जांपल तुम्हारे सामने दिख रहा है, देख सकते हो क्लियर एकदम। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक आर्क है, दिख रहा है सबको? ये एक पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि वो एरिया जो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली कैंडल ये रही, निकल के आई बस। अब मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट में हमें एरिया निकल, समझ आया? ऐसे होता है रियल ब्रेकआउट, हमेशा ऐसा ही होता है। रियल ब्रेकआउट हमेशा ऐसे ही होता है। यहां भी देख सकते हो, सेम बना हुआ है तुम्हारे सामने, ये भी देखो, ये दिखे ग्रीन कैंडल, समझ आया सबको? ऐसे करके कर्व बना रही है, अपने आप को टेढ़ा करने की कोशिश कर रही है। रिवर्सल एरिया है सारा, और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं, देखो ये तो देखो